Hello students, this is the 10th part of unit number 7, that is the P block elements. Last lecture we discussed about the oxo acids. Now let's see the next part, that is H2SO4 manufacturing. Now sulfuric acid, that is H2SO4, this is known as the king of chemicals. इसे हम oil of vitriol भी कहते हैं, that is VITRIOL. ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है एंड इट इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हो, मतलब केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो, कहीं ना कहीं H2SO4 किसी ना किसी तरीके से काम लगता ही है. सो H2SO4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है. ये मैन्युफैक्चर होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू. कौन सा प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम मैन्युफैक्चर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को. इसमें बेसिकली 3 से 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है. सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ बर्निंग ऑफ सल्फ़र. मतलब सल्फ़र को जलाया जाता है, या तो कई बार सल्फाइड ओर्स भी लेते हैं, दैट इज़ FeS2 भी कई बार लिया जाता है, या फिर सल्फ़र. तो इन्हें बर्न किया जाता है, जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. मतलब एयर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हम बर्न करते हैं. एंड इफ़ यू रिमेंबर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो दैट इज़ नोन एज रोस्टिंग. क्या कहते हैं? रोस्टिंग. नाउ इसे एयर की प्रेजेंस में जब हम रोस्ट करते, जब इसे बर्न करते, तो उसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड जनरेट होता है. क्या बनता है? सल्फ़र को जब हम बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बन के आता है सल्फ़र डाइऑक्साइड. ठीक है, ये होता है पहला स्टेप. दूसरे स्टेप में एक बार सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो गया, अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को थोड़ा बहुत प्योरीफाई करने के बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड में. किस में? सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड. मतलब ये SO2 बन गया. अब इस SO2 को हम कन्वर्ट करेंगे SO3 में. अब यहाँ पे वी हैड 2 ऑक्सीजन्स और इस तरफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में हमारे पास है 3 ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन बढ़ा, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया. राइट, ऑक्सीजन अगर बढ़ रहा है मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. अब इस स्टेप में हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया. किसका? सल्फ़र डाइऑक्साइड का. और क्या बनाया? सल्फ़र ट्राईऑक्साइड. अब ये जो रिएक्शन हुआ, इसमें हम एक कैटलिस्ट की मदद लेते हैं, दैट इज़ नोन एज वेनेडियम पेंटॉक्साइड, दैट इज़ V2O5. पहले प्लेटिनियम एस्बेस्टोस भी यूज़ किया जाता था, बट वो एक्सपेंसिव पड़ता है. इसके लिए अगर सस्ते में काम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है. सो दैट इज़ वेनेडियम पेंटॉक्साइड दैट इज़ यूज्ड. तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मदद से हम ऑक्सीडेशन कराते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड का, जो फिर कन्वर्ट होता है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में. ठीक है, ये हुआ दूसरा स्टेप. अब एक बार सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन गया, तब इस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को हम एब्जॉर्ब करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में. इसे पानी में एब्जॉर्ब नहीं कराया जा सकता, बिकॉज वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है. सो H2SO4 इज़ मोर कन्वीनियंट विद दिस स्टेप. इसलिए SO3 जो हमारा बना, दैट इज़ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इसे हम एब्जॉर्ब करवाते हैं. मतलब इसे स्प्रे किया जाता है H2SO4, जिसमें ये एब्जॉर्ब हो जाता है. सो एब्जॉर्ब करा के हमें मिलता है ओलियम, दैट इज़ H2S2O7. क्या है? H2S2O7, जिसे हम बोलते हैं ओलियम. ठीक है, अब ये जो ओलियम बना थर्ड स्टेप में, ये ओलियम, इसे जब हम पानी में डाइल्यूट करेंगे, जब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जितना डाइल्यूट चाहिए, जितना कंसनट्रेटेड चाहिए, उसके हिसाब से हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं. ठीक है, सो डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कंसनट्रेटेड एसिड बनवा रहे हैं. सो दीज आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व. सबसे पहले क्या किया? सल्फ़र को सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया. फिर दूसरा जो स्टेप था उसमें ऑक्सीडेशन किया कैटलिस्ट की मदद से, दैट कैटलिस्ट वाज वेनेडियम पेंटॉक्साइड. सल्फ़र डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया कैटलिस्ट की मदद से टू गिव SO3. एक बार SO3 बन गया, फिर उसे एब्जॉर्ब करवाया H2SO4 में और हमें मिला ओलियम. इस ओलियम को फिर डाइल्यूट किया पानी के साथ. अब इस फ्लो डायग्राम की हेल्प से लेट्स सी कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस प्रोसेस दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मदद से हम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन सी कि बहुत अलग अलग कन्वर्टर सेक्शंस दिए. सो लेट्स सी देम वन बाय वन कि इनमें होता क्या है. सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ दी सल्फ़र बर्नर. ठीक है, अब यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सल्फ़र को क्या कर रहा है?
इट इज़ बर्निंग सल्फ़र, मतलब सल्फ़र को जला रहा है। तो सल्फ़र को बर्न कर रहा है किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। तो एयर की प्रेजेंस में या तो आई कैन से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सल्फ़र को बर्न किया जाएगा तो हमें क्या मिलता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड, है कि नहीं? तो एयर की प्रेजेंस में जब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो वो क्या होती है? दैट इज़ रोस्टिंग, राइट। यहाँ पे एयर का इनलेट है, यहाँ से एयर अंदर जाएगी और इस तरफ सल्फ़र रखा हुआ है। सो इस तरीके से हमें मिलेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। कुछ जगहों पे सल्फाइड ओर्स भी लिया जाता है, जैसे FeS2 भी लेते हैं। सल्फ़र होना चाहिए बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सल्फ़र को बर्न किया एयर की प्रेजेंस में और क्या बना? सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब क्योंकि ये बहुत ही पहला स्टेप है, बहुत ही इनिशियल स्टेप है, यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना वो प्योर तो होगा नहीं, तो उसे हमें थोड़ी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी उसकी। अब इसे प्योर करने के लिए, मतलब इसे इसमें से जो थोड़ी डस्ट पार्टिकल्स है उनको निकालने के लिए इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम यहाँ से पास करते हैं इस प्रेसिपिटेटर में। किसमें? डस्ट प्रेसिपिटेटर में। अब ये डस्ट प्रेसिपिटेटर क्या करेगा? जो डस्ट पार्टिकल्स थे सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बनी उसमें, उस डस्ट पार्टिकल्स को निकाल देंगे और इसके बाद जो हमारा प्योर पार्ट बचा वो जाएगा आगे इस वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में। ठीक है, किस में जाएगा? वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में। अब यहाँ पे उसे अच्छे से वॉश किया जाएगा, अच्छे से कूल किया जाएगा। वॉशिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पानी की मदद से उसे वॉश करेंगे। अच्छी सी पानी की बारिश होगी इसके ऊपर और इसे वॉश किया जाएगा। अब यहाँ पे जब पानी इस पे आएगा तो व्हाट विल हैपन, जो वाटर के साथ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो क्या है? सॉल्यूबल है पानी में, वो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी यहाँ से, राइट। ये बॉटम पार्ट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेस्ट वाटर सेक्शन दिया है यहाँ से, तो वहाँ से निकल जाएगी। अब जो बचा उसे हमने थोड़ा ठंडा किया और फिर उसे पास किया कहाँ पे? अगले कंपार्टमेंट में, जहाँ पे उसे ड्राई किया जाएगा। ठीक है, उसे अच्छे से धोया साफ़ किया, अब उसे सुखाया जाएगा। तो ड्राई करने के लिए इट इज़ पास्ड टू दिस टावर, दैट इज़ द ड्राइंग टावर। अब ड्राइंग के लिए, अब पानी से हमने वॉश किया तो ड्राइंग के लिए हम वाटर तो यूज़ करेंगे नहीं, तो ड्राइंग करने के लिए उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड से ड्राई करेंगे। यहाँ पे इससे पहले पानी की बारिश की थी, अब किसकी बारिश करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड की। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड की जो एफिनिटी है, मतलब इसका ना मॉइस्चर के टूवर्ड्स एक अलग ही लगाव होता है, इसको बहुत अटैचमेंट होता है मॉइस्चर से, ये आप आगे प्रॉपर्टीज़ में देखोगे। तो इसे अगर मॉइस्चर मिल रहा है तो ये बहुत जल्दी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसके अंदर जो गैस हमने पास की वहाँ पे जो भी मॉइस्चर कंटेंट बचा होगा पानी का, उसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेगा क्योंकि उस पर स्प्रे कर रहे हैं हम उसे, और जो वेस्ट पार्ट है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब जो ड्राई होके बची है, जिसे हमने वॉश किया, कूल किया, ड्राई किया, अब जो अच्छी सूखी गैस बची है इसे हम पास करेंगे आगे इन आर्सेनिक प्योरीफायर में। ठीक है, आर्सेनिक प्योरीफायर ये क्या काम करेगा? ये आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई करेगा। तो इस आर्सेनिक प्योरीफायर में क्या होता है? इट कंटेन जिलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मतलब जिलेटिनियस फॉर्म में इसके अंदर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ है ये उनको आर्सेनिक ऑक्साइड जो प्रेजेंट होगा उसे प्योर करेगा। ठीक है, मतलब उसे प्योरीफाई करेगा। अब इतना जब जर्नी कर लिया इस ड्राई गैस ने, यहाँ से पास होते होते यहाँ तक पहुँच गए, इसके आगे एक छोटा सा बॉक्स होता है प्री हीटर और आर्सेनिक प्योरीफायर के बीच में। प्री हीटर और आर्सेनिक प्योरीफायर के बीच में एक छोटा सा बॉक्स होता है, इसे हम कहते हैं TB। क्या कहते हैं? TB। TB मीन्स व्हाट? ट्यूबरकुलोसिस नहीं, यहाँ पे TB इज़ टेस्ट बॉक्स। क्या कहते हैं इसे? टेस्ट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब टेस्ट बॉक्स के नाम से पता चल रहा है कि ये टेस्ट करेगा कुछ ना कुछ। तो इसका क्या काम होगा? यहाँ पे जब वेट अ मिनट, लेट मी एनलार्ज दिस। टेस्ट बॉक्स जो है, बस टेस्ट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आर्सेनिक प्योरीफायर से जब गैस पास हुई तो टेस्ट बॉक्स में जब ये पास होगी, टेस्ट बॉक्स डिटेक्ट करेगा कि ठीक है जो गैस यहाँ तक आई है वो प्योर है कि नहीं। अगर वो प्योर है तो यहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं होगा, मतलब ये यहाँ पे अंधेरा होगा तो वो अंधेरा मेंटेन रहेगा। सो अगर वो गैस प्योर है तो द एटमॉस्फेयर विल रिमेन डार्क, यहाँ पे कोई भी तरह की लाइट जलेगी नहीं, इट विल नॉट लाइट अप। ठीक है, कब? जब ये गैस प्योर है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ डिटेक्ट कर रहा है टेस्ट बॉक्स के, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इम्प्योरिटीज़ अभी भी प्रेजेंट है, तो इम्प्योरिटीज़ के टाइम पे क्या हो जाएगा? अगर इम्प्योरिटीज़ गई तो इट विल लाइट अप। ठीक है, यहाँ पे लाइट जलेगी जो बताता है कि टेस्ट बॉक्स ने डिटेक्ट किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी भी प्रेजेंट है।
तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो वापस ये पूरी जर्नी हमें इसे पास ऑन करनी पड़ेगी कि उसे वॉश करो, कूल करो, ड्राई करो, ये सब करके फिर वापस पास करना होगा। सो इस तरीके से टेस्ट बॉक्स का काम होता है डिटेक्ट करना प्योरिटी को, कि जो यहाँ तक इतना सफ़र करके आई है जो गैस यहाँ तक, वो प्योर आई है कि नहीं। ठीक है, सो आफ्टर दिस टेस्ट बॉक्स, मतलब यहाँ पे बीच में आ गया टेस्ट बॉक्स। अब इस टेस्ट बॉक्स के बाद है प्री हीटर। प्री हीटर मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे गैस जो कंटेनर है, मतलब कंपार्टमेंट है, जो यहाँ पे गैस पहुँची उसके बाद हम उसे ऑन करेंगे फिर गर्म करेंगे, ऐसा नहीं होता। इट इज़ प्री हीटेड, ऑलरेडी उसे गर्म करके रखा जाता है वहाँ पे उस कंटेनर को। तो यहाँ पे क्या होगा, जब गैस पास होगी तो बहुत अच्छे से गर्म होगी। टेस्ट बॉक्स से जब प्री हीटर में गैस पास हुई तो वो गर्म होगी और फिर जाएगी इस कैटालिटिक कन्वर्टर में। कहाँ जाएगी, इस कैटालिटिक कन्वर्टर में। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप करता है, दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है उसका ये ऑक्सीडेशन करेगा, किसमें, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है सल्फ़र डाइऑक्साइड में और ट्राइऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन है, मतलब हम ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन किसकी मदद से हो रहा है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मदद से कर रहे हैं। वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो होता है ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, और मतलब क्योंकि ये कैटलिस्ट है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन अच्छे से बढ़ाएगा। ठीक है, कम समय में हमें जल्दी रिएक्शन मिल जाएगा। सो ये हमारा की स्टेप होता है, दैट इज़ इन दी कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या किया, प्री हीटर से जब गैस यहाँ पे पास हुई तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मदद से उस गैस को हमने ऑक्सीडाइज किया और उसे कन्वर्ट किया सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, अब ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो बना इसे फिर आगे पास करते हैं हम अगले कंपार्टमेंट में, दैट इज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, SO3 को एब्जॉर्ब कराया जाएगा किसमें, H2SO4 में। ठीक है, यहाँ पे क्वार्ट्ज भी प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जब गैस पहुँचेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड उस पर डाला जाएगा ताकि वो गैस उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो SO3 जब कंबाइन होगा H2SO4 से तो वी विल गेट H2S2O7। ठीक है, क्या मिलेगा, H2S2O7। अब इस H2S2O7 को हम क्या कहते हैं प्यार से, इट इज़ ओलियम। ठीक है, दिस इज़ नोन एज ओलियम विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, ये होता है ओलियम, दैट इज़ H2S2O7। कैसे बना ये, SO3 जब कंबाइन हुआ H2SO4 के साथ। ठीक है, सो इस तरीके से ओलियम बन गया। अब ये ओलियम जो प्रिपेयर हुआ, इस ओलियम को जब हम आगे डाइल्यूशन के लिए पास करेंगे, जब इसे डाइल्यूट किया जाएगा पानी के साथ तो हमें मिलेगा हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये डिपेंड करता है डाइल्यूशन पे, अगर आप ज़्यादा पानी मिलाओगे तो आपको डाइल्यूट H2SO4 मिलेगा, अगर कम पानी मिलाया है तो थोड़ा कंसनट्रेटेड मिलेगा। सो इस तरीके से ओलियम प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट इज़ जो SO2 गैस है जो प्रोड्यूस हुई, इट इज़ प्योरीफाइड बाय रिमूविंग डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज सच एज आर्सेनिक कंपाउंड्स। ये हमने देखा, आर्सेनिक प्योरीफायर क्या कर रहा था, ये प्योरीफाई कर रहा था जो यहाँ तक गैस पहुँची। उसके पहले ये प्योरीफाई हुई थी थोड़ी बहुत डस्ट प्रेसिपिटेटर में। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस में थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज़ जो है उन्हें निकाला जाता है ताकि टेस्ट बॉक्स फिर डिटेक्ट करे कि ठीक है यहाँ तक जो चीज़ें आई है वो प्योर है। The key step in the catalytic oxidation of SO2 with O2 to give SO3 in the presence of vanadium pentoxide. Catalytic oxidation मतलब ऑक्सीडेशन हुआ किसकी मदद से, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वॉज वेनेडियम पेंटॉक्साइड, दैट इज़ V2O5। ठीक है, सो इस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ। नाउ दिस इज़ द रिएक्शन कि SO2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड उसे कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या मिला हमें, SO3। ठीक है, सो दिस इज़ द की स्टेप। अब ये जो रिएक्शन होता है इन द कैटालिटिक कन्वर्टर, एज यू कैन सी इसका डेल्टा H क्या है, इट इज़ -196.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये बताता है कि इसका डेल्टा H नेगेटिव है। अब क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव है तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है कि नहीं। अब एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे ले जाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन इट लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, सो हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2 कंडीशंस पे ये फुलफिल होगा। पहली तो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हम लेते हैं यहाँ पे लो, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
तो लो टेम्परेचर क्या करेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन फेवर करेगा, मैक्सिमम यील्ड हमें मिलेगा। टेम्परेचर हैज़ टू बी लो, और प्रेशर जो होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हैज़ टू बी हाई, बिकॉज प्रेशर के लिए अगर आप देखो इस रिएक्शन को, यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ कितने मोल्स है, 3 मोल्स है, और प्रोडक्ट की तरफ कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा, थोड़ा हाई प्रेशर रहेगा, तो रिएक्शन विल मूव इन सच डायरेक्शन जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो वो तो प्रोडक्ट साइड पे है, तो उस तरफ रिएक्शन ज़्यादा मूव करेगा, सो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, मतलब मैक्सिमम यील्ड मिलेगा व्हेन द टेम्परेचर कंडीशन इज़ लो एंड प्रेशर इज़ हाई। सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। नाउ द टेम्परेचर जो लो रखा हमने, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो हो जाए, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। सो एक मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर तो चाहिए होता है जिस पर रिएक्शन हो सके। और जहाँ प्रेशर की बात करें, प्रेशर भी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं तो वो भी इस वेसल, मतलब जो ये सारे कंटेनर जो कन्वर्टर्स है, इनको कोरोड कर देता है। सो उतना हाई प्रेशर भी फेवरेबल नहीं है। सो हाई पे, बहुत ज़्यादा हाई पे ये चीज़ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो एक ऑप्टिमम कंडीशन होनी चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर की। दैट ऑप्टिमम वैल्यू, दैट इज़ प्रेशर इज़ 2 बार्स एंड टेम्परेचर होता है 720 केल्विन। क्या होता है, 720 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है 2 बार, ये होता है ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है। नाउ द SO3 गैस फ्रॉम द कैटालिटिक कन्वर्टर इज एब्जॉर्ब्ड इन कंसनट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम। ये हमने देखा, सल्फ्यूरिक एसिड इस पर डाला जाएगा ताकि SO3 गैस उसमें जो पास हो रही है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और हमें क्या बना के दे, ओलियम बना के दे। ठीक है। इस ओलियम को फिर हम डाइल्यूट करते हैं, दैट इज़ डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर गिव्स H2SO4 ऑफ द डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन। मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम डाइल्यूशन करेंगे तो उस हिसाब से हमें एसिड मिलेगा। अगर ज़्यादा पानी मिला है तो डाइल्यूटेड मिलेगा, अगर कम पानी डाला तो थोड़ा कंसनट्रेटेड मिलेगा। नेक्स्ट इज़ कि इंडस्ट्री में 2 steps are carried out simultaneously to make the process a continuous one and also to reduce the cost। इंडस्ट्रियल लेवल पे जब ये चीज़ होती है तो क्या किया जाता है, 2 steps कंटिन्यूस किए जाते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होते हैं वो 2 प्रोसेस। सो ये करते हैं ताकि उसे उसका जो कॉस्ट है, जिस कॉस्ट में वो बन रहा है, वो भी रिड्यूस हो सके। इंडस्ट्रियली ये चीज़ तो ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ कम पैसे में बन रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, तो वही करना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा इंप्रूव होगा। सो पैसा, अगर कम पैसे में कोई चीज़ हो रही है तो दैट इज़ इवन बेटर। सो इसलिए उसे कंटिन्यूस वे में किया जाता है एक साथ एंड रिड्यूस करता है वो कॉस्ट को। ठीक है। सो इट इज़ कैरिड आउट साइमल्टेनियसली टू मेक अ प्रोसेस कंटिन्यूस वन, ताकि वो लगातार हो, वहाँ पे ब्रेक ना आए एंड कॉस्ट भी उसका रिड्यूस हो। इसके लिए हम कुछ प्रोसेस को साथ में करते हैं। सो SO3 प्लस H2SO4 क्या दे रहा है, ओलियम दे रहा है। एंड इस पूरे प्रोसेस से, दैट इज़ थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, इट इज़ अबाउट 96 to 98% जितना प्योर। ठीक है। 96 से 98% जितना प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिलता है थ्रू दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। दैट इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इट इज़ अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84। इट फ्रीजेज एट 283 केल्विन एंड बॉइल्स एट 611 केल्विन। अब ये 611 वैल्यू जो है ये काफ़ी हाई है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर इसका थोड़ा हाई है। इसका रीज़न होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, H2SO4, तो यहाँ पे OH एंड OH। उसी तरह यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। अब सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे पॉसिबल होता है। अब ये जो नया रिश्ता बनाया है इन लोगों ने यहाँ पे, इस कनेक्टिविटी के कारण क्या हो जाता है कि जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, मतलब ये एक बॉन्ड बढ़ा तो उसे तोड़ने के लिए और थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो इस कनेक्टिविटी की वजह से क्या हो जाएगा कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इट बॉइल्स एट 611 केल्विन एंड इसी रीज़न की वजह से ये थोड़ा डेंजी भी होता है। ग्लिसरीन के साथ थोड़ा डेंस दिखता है, वैसा ग्लिसरीन जितना नहीं, बट ये थोड़ा डेंस होता है, दैट इज़ ड्यू टू दिस H बॉन्ड ओनली। सो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका टेम्परेचर हमें 611 केल्विन जितना हाई मिलता है। सो इट बॉइल्स एट 611 केल्विन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ इट डिजॉल्व्स इन वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। जब भी हम इसे पानी के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो काफ़ी हीट
बनती है, काफ़ी हीट जनरेट होती है। सो बहुत ध्यान से इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कभी भी जब हम व्हेनेवर वी आर वर्किंग तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये मतलब स्किन को तुरंत बर्न कर देता है। एंड दिस कंसनट्रेटेड एसिड जब भी हम इसे ऐड कर रहे हैं तो इसे स्लोली, एक तो ऐसा नहीं कि 2 झटके में 2 बॉटल एक ही साथ डाल दी, ऐसा नहीं, स्लोली स्लोली ऐड किया जाता है एंड विद कांस्टेंट स्टरिंग। ये चीज़ भी ज़रूरी है, स्टर करते करते हम उसे मिक्स करते हैं ताकि जो हीट निकल रही है ना वो थोड़ी स्प्रेड हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। एंड वन मोर थिंग, जब भी हम एसिड और पानी मिलाते हैं तो हमेशा हो सके तो ये ध्यान रखना है, ये शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में भी सुना होगा कि पानी और एसिड में जब हमें मिक्स करना है तो वी ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर। एसिड को हम पानी में मिलाते हैं, पानी को एसिड में नहीं मिलाया जाता, क्योंकि इनिशियली जब थोड़ा क्वांटिटी, शुरुआत में तो कुछ ही ड्रॉप्स हम डालेंगे, जब थोड़ा पानी जब एसिड में मिलता है ना तो वो बहुत ज़बरदस्त एवोल्यूशन करता है हीट का, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ ड्रॉप्स निकल के बाहर तक आए। अब ऐसी सिचुएशन ना बने जहाँ पे हमारी स्किन हर्ट हो, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू, हम एसिड को पानी में ऐड करते हैं। ठीक है, सो स्टर करते करते जब इसे ऐड करेंगे तो इसे थोड़ा इजी होता है हैंडल करना। सो वी ऐड एसिड टू वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसे तो काफ़ी ध्यान से डील करना पड़ता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ इट शोज़ केमिकल रिएक्शंस। ये काफ़ी अलग अलग वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन दिखाता है ड्यू टू अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब यहाँ पे द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। सबसे पहला है दैट इज़ लो वोलेटिलिटी। इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या होगा, ये अलग केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। सो फर्स्ट इज़ लो वोलेटिलिटी, देन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहली है दैट इज़ लो वोलेटिलिटी। अब कोई भी लिक्विड अगर मैं कहूँ कि वोलेटाइल है तो उसका मतलब क्या है कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम है। मतलब आप उसके बाहर रखोगे ऐसे ही ओपन एनवायरनमेंट में तो वो इजीली उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे एसीटोन हो गया, दैट इज़ नेल पॉलिश रिमूवल, अगर जो हम यूज़ करते हैं, अगर उसे आपने नोटिस किया होगा वो इजीली उड़ जाता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए उसे काफ़ी हद तक कवर करके रखना पड़ता है अच्छे से। तो ये जो लिक्विड हुआ, एसीटोन हो गया, ये सारे कैसे, ये वोलेटाइल है जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन है, लो वोलेटिलिटी, मतलब वो इजीली उड़ेगा नहीं। वो तो हमने ऑलरेडी देखा कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 611 केल्विन है। तो ऐसा नहीं कि रखा और बस तुरंत इवेपोरेट हो गया, इसे टाइम लगेगा, मतलब काफ़ी हीट करना पड़ेगा तब जाके ये बॉईल होगा। सो दिस इज़ लो वोलेटिलिटी, मतलब वो इजीली इवेपोरेट नहीं करेगा, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हाई है। दूसरा जो है दैट इज़ इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड कैरेक्टर होता है इसके पास, वो तो है ही, क्योंकि H2SO4 इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। गलती से भी इसके छींटे अगर स्किन पे पड़ गए तो बहुत भारी पड़ता है। सो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। यस, मॉइस्चर के टुवर्ड्स इसका एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। मॉइस्चर मतलब पानी के साथ इसकी एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। ये पानी कहीं पे भी अगर पॉसिबल है रिएक्शन में तो ये एफिनिटी रखता है उसके लिए। जो दूसरा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास पावर है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन, जो मतलब आप लोगों ने रिएक्शंस में देखा होगा, अगर ओजोन है तो O2+O जो हम लिखते हैं, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन निकाल के देता है। सो ये सिंगल ऑक्सीजन, क्योंकि ये दे सकता है, नेसेंट ऑक्सीजन दे सकता है, सो इसकी वजह से ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेसेंट ऑक्सीजन दे सकता है, इसकी वजह से इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से ये अलग अलग केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। पहला है लो वोलेटिलिटी, मतलब इसका वोलेटाइल पावर कम है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, देन स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, एंड देन एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ इन एक्वेस सोल्यूशन। एक्वेस सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज करता है 2 स्टेप्स में। मतलब जब H2SO4, अब H2SO4 में यू कैन सी कि यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन्स है। तो ये क्या करता है, ये 2 अलग अलग स्टेप्स में आयोनाइज होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, एक पहले H+ एक अलग होगा। सो पहले स्टेप में जब ये एक्वेस सोल्यूशन के साथ आएगा तब पहले तो हाइड्रोनियम आयन H+ अलग करेगा, और दूसरा जो रिमेनिंग पोर्शन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी HSO4-। ठीक है, इसमें से H2SO4 में से एक H को हटा दिया तो क्या बचा, HSO4-। अब ये जो पहला स्टेप था, यहाँ पे जो Ka वैल्यू होता है, Ka वैल्यू दैट इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट,
ये जो के वैल्यू होता है दैट इज़ वेरी लार्ज, मतलब 10 से ऊपर होती है इसकी वैल्यू, इट्स ग्रेटर देन 10। आपने बाकी जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अगर देखी होगी तो वो पॉइंट्स में होती है। ओवर ईयर सेकेंड स्टेप में भी आप देखो वैल्यू कितनी है, 10⁻², मतलब वो तो वहीं पे पॉइंट पे चला गया। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसका 10 से ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। सो फर्स्ट स्टेप की लार्ज वैल्यू हो गई। अब दूसरा जो स्टेप होगा, अब एक हाइड्रोजन तो निकल गया H2SO4 में से, दूसरा जो H बचा HSO4 में, अब इस HSO4 में माइनस में से क्या होगा, ये H निकलेगा। तो ये चीज़ होती है दूसरे स्टेप में। यहाँ पे फिर से H+ हट गया और क्या बचा, सल्फेट आयन, दैट इज़ SO4 2-। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन था इसका जो के वैल्यू है दैट इज़ 1.2 × 10⁻², जो कि फर्स्ट के कंपैरिजन में तो काफ़ी छोटी है। सो यहाँ पे व्हाट वी नोटिस कि जो लार्ज वैल्यू आ रही है Ka1 की दैट इज़ ग्रेटर देन 10, इसका मतलब क्या है कि H2SO4 जो है वो इस पहले रिएक्शन में लार्जली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो इस स्टेप के थ्रू हो रहा है। सो H+ और HSO4- लार्जली डिसोसिएट हो रहे हैं इस पहले स्टेप में। कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 10 से भी ज़्यादा। ओके, और बाकी का जो बचा कुछ होता है थोड़ा बहुत, दैट इज़ गोइंग टू बी आयनाइज्ड इन द सेकेंड स्टेप, तो उसकी वैल्यू कम है, इसके लिए वो सेकेंड स्टेप में हो रहा है। तो इट स्ट्रांगली डिसोसिएट्स इन दी फर्स्ट स्टेप। वहाँ पे पहले स्टेप में क्या देता है ये, H+ एंड HSO4-। एंड दिस Ka वैल्यू किसी भी एसिड्स के लिए आप देखोगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज़ Ka, जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक है वो जानना है, तो अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है Ka का, मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर कम है मतलब वो थोड़ा वीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एसिड इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्या बनाता है, 2 सॉल्ट की सीरीज़ बनाता है। पहला होता है नॉर्मल सल्फेट और दूसरा है एसिड सल्फेट। नॉर्मल सल्फेट मतलब सिंपल सल्फेट्स, दैट इज़ सोडियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। अब एसिड सल्फेट्स वाले मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट टाइप के। ओके, सो 2 सीरीज़ बनाता है, एक है नॉर्मल सल्फेट और दूसरा है एसिड सल्फेट। नॉर्मल सल्फेट मतलब सोडियम सल्फेट एग्जाम्पल, एंड एसिड सल्फेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बिकम बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी इट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। उनके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स में से, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लो वोलेटाइल है, जो हमने इससे पहले देखा, लो वोलेटाइल पावर की वजह से क्या होता है कि ये ऐसे एसिड्स जो वोलेटाइल होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में मदद होता है। मतलब ऐसे एसिड जो इजीली इवेपोरेट हो सकते हैं, जो ज़्यादा वोलेटाइल नेचर रखते हैं, उनको बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ड्यू टू इट्स लो वोलेटिलिटी इट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है MX कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, NO3। ये जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा तो वी विल गेट दिस HX एंड M2SO4, जहाँ पे M इज़ मेटल और X इट कुड बी फ्लोरीन, या तो क्लोरीन हो सकता है या तो NO3 हो सकता है। अब कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है ये, साथ ही साथ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि भाई इसकी एफिनिटी क्या है, पानी से ज़्यादा है, मतलब ये कोशिश करेगा तुरंत पानी लेने की। कहीं पे भी ऐड करो मतलब ये तुरंत पानी ही खींचेगा उसमें से, सबसे पहले ये H2O ले जाएगा। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इसकी एफिनिटी कैसी है, पानी की टूवर्ड्स ज़्यादा है। Many wet gases can be dried by passing them through sulfuric acid provided the gases do not react with the acid। मतलब ऐसी बहुत सी गैसेज है जिसको हम ड्राई कर सकते हैं, जिसे हम सुखा सकते हैं जब हम उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से उसे पास करो तो वो गैसेज ड्राई हो जाती है, लेकिन एक ज़रूरी कंडीशन ये है कि गैसेज रिएक्ट नहीं करनी चाहिए एसिड के साथ। अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर गई तब तो कुछ और ही स्टोरी हो जाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जो गैसेज है वो रिएक्शन ना दिखाए एसिड के साथ, रिएक्टिव ना हो, तब हम उन गैसेस को ड्राई कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। नेक्स्ट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, इट रिमूव्स वाटर। यस, इट इज़ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये पानी रिमूव करता है, पानी निकालता है फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज़ एविडेंट बाय इट्स चैरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे एक अच्छा इक्वेशन है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स का, दिस इज C12H22O11। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट्स में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करो, H2SO4 डालो, तो आपको क्या मिलेगा, पानी
स्टीम के फॉर्म में निकलेगा एंड बचेगा क्या, कार्बन। ओके, अब उसके लिए आई फाउंड दिस पिक्चर, ये थोड़ा अच्छा इमेजिनेशन देगा। यहाँ पे क्या किया, ये क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सुक्रोज लिया हमने, सुक्रोज के अंदर क्या डाला, कंसनट्रेटेड एसिड डाला, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एकदम अच्छा कंसनट्रेटेड वाला, वो ऐड किया सुक्रोज में। अब जैसे आप ऐड करोगे विद इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब ऐसा नहीं कि ऐड कर दो और 2 घंटे तक बैठ के देखते रहो कुछ रिएक्शन हो नहीं रहा, ये डालते ही तुरंत कुछ सेकेंड्स में रिएक्शन दिखाता है। मतलब यहाँ पे टाइम इज़ गिवन, दैट इज़ 15 सेकेंड्स में इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ओके, कंसनट्रेटेड एसिड डाला था हमने इसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, तो क्या हो गया, पूरा ब्लैकिश हो गया। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे अबाउट 30-60 मिनट्स, जब देखोगे तो ये जो मिलेगा इस पर स्टीम निकल रहा होगा ऊपर एंड बचेगा क्या, कार्बन बचेगा। सो वही हमने देखा था रिएक्शन में, यहाँ पे जब कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या मिला, कार्बन मिला और पानी मिला। पानी तो यहाँ स्टीम के फॉर्म में उड़ गया, बचा क्या, कार्बन, ठीक है। तो एसिड क्या किया इसने, सबसे पहले तो H2O ले लिया, ठीक है, इसकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा होती है पानी के साथ। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, C12H22O11। अब इसके अंदर से अगर हम H2O निकाल दें, 11H2O आप निकाल दो, तो H2 वाला पार्ट तो पूरा निकल ही गया, बचा क्या, C12, तो खाली कार्बन बचा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉपरली उतना रिएक्ट नहीं कर रहा सल्फ्यूरिक एसिड इस कार्बोहाइड्रेट के साथ, इट इज़ सिंपली रिमूविंग दैट वाटर कंटेंट, पानी का कंटेंट निकाल दिया, तो बचा क्या, कार्बन। सो दिस इज दिस एक रिएक्शन फॉर कार्बोहाइड्रेट। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट मॉडरेटली, ये इंटरमीडिएट होता है, मतलब फॉस्फोरस और नाइट्रिक एसिड के बीच में पड़ता है। सो इट इज़ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये आर फ्यू इक्वेशंस गिवन। ये कॉपर हो गया, कॉपर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा एंड SO2 गैस निकलेगी और विद H2O। सो कॉपर के साथ क्या बना रहा है, कॉपर सल्फेट, SO2 विद H2O। उसी तरह सल्फ़र हो गया, सल्फ़र जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इट विल फॉर्म सल्फ़र डाइऑक्साइड विद वाटर। पानी को तो अलग करेगा ही ये। कार्बन हो गया, कार्बन के साथ भी वही केस, H2SO4 के साथ डालो तो ये इसे ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, मतलब CO2 बन गया विद SO2 एंड H2O। सो इस तरीके से वाटर इज़ रिमूव इन ईच स्टेप। सो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, दोनों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट, इसके पास ये एबिलिटी होती है। नाउ यूजेस, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्रियली, वो तो हम जानते ही है क्योंकि ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम लगता है। कितने ऐसे जो सेपरेट केमिकल फॉर्मेशंस होते हैं, जो केमिकल्स बनाने होते हैं, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ऐसे ही थोड़ी किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। द बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, ऐसे जो फर्टिलाइजर्स है वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड किसी भी कंट्री का जो इंडस्ट्रियल पावर होता है कि कौन सा नेशन कितना स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्रियली, उसे उसका जो अनुमान लगाया जाता है दैट इज़ फ्रॉम दिस सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई कंट्री है, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया इज़ करंटली प्रोड्यूसिंग अबाउट 2.5 मिलियन टन्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर एनम, ठीक है। वहीं पे अगर हम USA की बात करें तो यहाँ पे अबाउट 40 मिलियन टन्स जितना सल्फ्यूरिक एसिड पर एनम प्रोड्यूस होता है। सो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्रियली। नाउ दूसरे कुछ यूजेस है दैट इज़ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है। पिगमेंट्स हो गया, पेंट हो गया, डाइज हो गया, जो कलर्स आते हैं उनमें इंटरमीडिएट्स में ये हेल्प करता है। देन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, जो हमारा सर्फ हो गया, एरियल हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब ये इनके डिटर्जेंट्स बनाने में काम लगता है। मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस, जिसमें इनामलिंग जो होता है, इनामलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी मेटल के ऊपर एक पतली सी ग्लास की कोटिंग लगाते हैं टू प्रोवाइड दैट शाइन, एक अलग शाइन मिलती है उससे, मतलब ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोसेस को, वो ग्लास कोटिंग लगाने वाला जो प्रोसेस होता है मेटल के ऊपर, उसे हम कहते हैं इनामलिंग। अब ये काम करने के पहले ना मेटल को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, तो उसके क्लेंजिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, गैल्वनाइजिंग हो गया,
जहाँ पे हम जिंक ऑक्साइड की लेयर लगाते हैं मेटल्स के ऊपर, जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, इनके ऊपर, ताकि कोरोजन ना हो, जो कि बहुत बड़ा इशू है। कोरोजन से बचाने के लिए हम जो लेयर लगाते हैं, सो उन सब चीज़ों में काम लगता है। इट इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्यूलस प्रोडक्ट। नाइट्रोसेल्यूलस प्रोडक्ट दैट इज़ दिस वन। ये एक कॉटन टाइप मटेरियल होता है, मतलब इसे हम गन सेल्यूलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गन सेल्यूलोस भी कहते हैं। अब ये जो गन सेल्यूलोज होता है, इसके पास एक्सप्लोजिव वाली प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक्सप्लोजिव्स जो बनते हैं उनमें इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन सेल्यूलोज दैट इज़ नाइट्रोसेल्यूलस प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारा लैब रिएजेंट, ये हर एक रैक पे आपको रखा मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये लैब में जो भी हम अलग अलग टेस्ट करते हैं उन सब में यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट। नेक्स्ट इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट आयन। अब सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट आयन्स जो अब तक हमने डिस्कस किया, इसका जो ज्योमेट्री होता है दैट इज़ व्हाट? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इन दोनों की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ओके, यहाँ पे भी इट इज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अलावा इनके बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे भी सल्फ़र है, यहाँ पे भी सल्फ़र है। ये जो सेंट्रल एटम होता है सल्फ़र का, इन दोनों में इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर, कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे? ये पाई बॉन्ड है, मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, सो 1 सिग्मा, देन सेकेंड सिग्मा, यहाँ पे तीसरा सिग्मा, एंड यहाँ पे चौथा सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी sp3। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इस पाई में भी एक सिग्मा होगा, इस पाई में भी एक सिग्मा होगा, और ये तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड्स ही है, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा। सो ओवरऑल कितने बॉन्ड्स हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। इसके लिए यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी sp3। ओके, सो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री with hybridization of sulfur, it is sp3. This is about the structure of sulfuric acid and sulfate ions.